पेपर लीक केस में बड़ा एक्शन। मास्टरमाइंड भूपेंद्र सारण गिरफ्तार। हमने पुलिस रिमांड मांगा था और 27 तारीख तक पुलिस रिमांड पर न्यायालय में सौंपा है। सुरेश ढाका अभी भी पकड़ से दूर। कांग्रेस ने कहा बेरोजगारों के हितों पर कुठाराघात करने वाले बचेंगे नहीं। इस प्रकरण से एक बात साबित करने का प्रयास पुलिस ने किया है कि अभियुक्त कितना भी भाग ले, कितनी भी दूर चला जाए, लेकिन राजस्थान की जनता के हितों पर कुठाराघात करने वाला व्यक्ति कभी छोड़ा नहीं जाएगा। बीजेपी बोली कठोर कार्रवाई के बिना नहीं रुकेंगे लीक केस। उस सीएचओ का पेपर भी आउट होना इस बात को प्रमाणित करता है कि अपराधियों के मन मस्तिष्क के अंदर डर नहीं है, भय नहीं है, और इस तरीके के माफिया गिरोह तब तक नहीं रुकोगे जब तक इनके ऊपर कठोर कार्रवाई नहीं होगी। बार बार कैसे लीक होते हैं भर्ती परीक्षाओं के पेपर? क्या असली गुनहगारों के खिलाफ नहीं होती है कार्रवाई? क्या नकल का नेटवर्क नहीं हो पा रहा ध्वस्त? सिस्टम कब होगा दुरुस्त? कहते हैं घर का भेदी लंका ढाए। यहां लंका तो ढह गई है, लेकिन घर के भेदी पर जांच का क्या स्टेटस है किसी को नहीं पता। स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। हर 5 साल में प्रदेश में चुनाव एक बार होता है और इन 5 सालों के गैप में पेपर लीक कई बार। तो क्या एक एक दिन के साथ सिस्टम सड़ता गया? कड़े नकल कानून से किसी में खौफ आया होता तो सीएचओ परीक्षा पर लीक के सवाल नहीं उठते। तो क्या सिस्टम इतना सड़ गया है कि उससे उम्मीद करना बेमानी है? और अगर यह सवाल सही है तो मुख्य सवाल हो जाता है कि कुछ नहीं सही तो क्यों सिस्टम वही का वही? आज करेंगे इसी पर चर्चा। पहले प्राइम डिबेट के प्राइम सवाल सुन लीजिए। सवाल नंबर 1, क्या घर का भेदी के बिना बार बार लीक संभव है? सवाल नंबर 2, न तो चेहरा बदला न सिस्टम बदला, आखिर कितना घपला? इसका जवाब खंगालने की कोशिश होगी। और साथ ही सवाल नंबर 3, और यह बेहद महत्वपूर्ण सवाल है, जख्म बना नासूर। अब सवाल यह है कि क्या मर्ज नहीं होगा दूर? आज इनके जवाब खंगालने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ जो गेस्ट पैनल जुड़ रहा है आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। राजकुमार शर्मा जी कांग्रेस नेता हैं, अमित गोयल जी बीजेपी नेता हैं, मिथिलेश जैमिनी जी वरिष्ठ पत्रकार हैं और योगेंद्र जोशी जी पूर्व पुलिस अधिकारी। आप सभी का स्वागत है न्यूज 18 राजस्थान पर। मिथिलेश जी, मैं आपसे शुरुआत करना चाहता हूं। मिथिलेश जी, आए दिन इंडियन क्रिकेट टीम में अगर कोई खिलाड़ी लंबा परफॉर्म ना करे तो पूरे देश में बवाल मच जाता है कि उसकी टीम में जगह क्यों है, उसकी टीम में जगह क्यों है। आज अगर हम सिस्टम पर सवाल उठा रहे हैं तो क्या गलत कर रहे हैं कि उन चेहरों की वहां जगह क्यों है? देखिए स्वप्निल जी, जब तक आप कॉम्पिटेंट आदमी को, अपात्र व्यक्ति को पात्र जगह बिठा दोगे तो यही परिणाम आएंगे। आज एक हाईकोर्ट का फैसला आया है राजस्थान में, वो बहुत अहम फैसला है कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर यूनिवर्सिटी के जो वाइस चांसलर थे देवस्वरूप, उनकी नियुक्ति को अवैध माना है। और आप दुर्भाग्य देखिए, उस व्यक्ति की तारीफ मुख्यमंत्री जी ने बिरला सभागार में सार्वजनिक रूप से की थी। तो ऐसे इनकॉम्पिटेंट अनेक वाइस चांसलर हैं। तो यानी आप किसी इंस्टीट्यूट के हेड जिसको बनाने जा रहे हो उसका तो वेरिफिकेशन कर लीजिए। अगर आप मुख्य पद पर भी अयोग्य व्यक्ति को बैठा दोगे तो नीचे सिस्टम सड़ जाएगा। और एसओजी आपके अंडर में है और सीबीआई उनके अंडर में है, तो आप जो सिटिंग जज हैं हाईकोर्ट के, उनमें एक टास्क फोर्स बना के जांच करिए। क्योंकि कल से रीट का एग्जाम शुरू होने वाला है, 9,64,000 बच्चे एग्जाम देने जा रहे हैं। तो अगर उनको कुछ हो गया तो कौन भरेगा? और फिर देखिए आप, कितना दुर्भाग्य है कि ये परंपरा बरसों पुरानी है। जो भूपेंद्र सारण ने बयान दिया कि मैंने एक सरकारी टीचर से 40 लाख में पेपर खरीदा, फिर 5 लाख में बेचा, यानी वो जो व्यक्ति जैसा भावना से आता है, लेकिन जो सिस्टम के प्रमुख कलपुर्जे हैं उन कलपुर्जों तक तो बात पहुंच ही नहीं रही है। मेरा बिल्कुल, मैं यही तो कह रहा हूं, उस सरकारी सिस्टम आरपीएससी से कैसे पेपर निकला। हाँ। और पहले माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से रीट का पेपर कैसे निकला।
जो ढाका है, जो आरएलपी के हनुमान बेनीवाल बार बार कहते हैं कि सीएमओ में एक पंजाब काडर के ढाका अधिकारी बैठे हुए थे, उनसे सुरेश ढाका का संबंध है, उसकी जांच होनी चाहिए। अगर विपक्ष भी कोई सवाल उठाता है और जो नौजवानों के भाग्य को तय करने वाला है तो उसकी जांच होनी चाहिए। ठीक है, ठीक है। अब मेरा सवाल आपसे है योगेंद्र जोशी जी, आपने अपने समय में बहुत से केसेस टैकल किए हैं, इन्वेस्टिगेट किए हैं और उन्हें सॉल्व किया है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या बार बार लीक के बाद यह सवाल नहीं उठना चाहिए कि कोई घर का भेदी है कि नहीं? देखिए स्वप्निल जी, ये बिल्कुल सही कहा आपने। घर का भेदी बिना तो प्रश्न ही पैदा नहीं होता कि इस तरह से पेपर लीक हो जाए, और वहां तक न तो पुलिस पहुंचती है न सरकार पहुंचाने का प्रयास करती है। हाँ। अब इन्होंने ये अपराधी पकड़ लिया, ये पकड़ना ही काफी थोड़ी है, पकड़ के गाल बजाने से काम नहीं चलेगा। इसको सजा कैसे दिलवाएंगे? आप देखिए हमारे राजनेता क्या करते हैं, हमने अपराधी पकड़ लिया, हमने ये कर लिया। अरे भाई, सजा दिलाने के प्रावधान, आप ये पहले भी इस प्रकार के कानून बने हुए थे, लेकिन आज तक किसी को सजा नहीं हुई। अब इन्होंने इसको पकड़ लिया, अब पुलिस की क्या जिम्मेदारी है? पूरा इन्वेस्टिगेशन करें, इस व्यक्ति की कॉल डिटेल मंगाएं, कॉल डिटेल से देखें कि इसके किस किस सरकारी कर्मचारी और राजनेता से संपर्क हैं। Exactly. फिर ये जहां जहां रहा है उन जगहों पर जहां जहां इसको आश्रय दिया गया है, क्योंकि कानून में प्रावधान है, जो अपराधी को आश्रय देगा वो भी सजा पाएगा। इन सब चीजों को पुलिस को एकत्र करना चाहिए, इसके मोबाइल कॉल डिटेल निकालने चाहिए, और फिर ये सारी की सारी चीजें, जब पुलिस ने ये अच्छा काम किया, इसको पकड़ा, पकड़ने के तरीके को अखबार में शाया किया कि सिस्टम में जो जितने भी कलपुर्जे हैं, क्या वो इस धारणा में उस धारणा में नहीं आ चुके हैं कि अब हमारी जवाबदेही तो ज्यादा बन नहीं रही है, चलो हम जैसे हैं वैसे का वैसा रह जाएं। वैसे भी आम धारणा है, सरकारी को सरकारी किसी खास धारणा के तहत ही कहते हैं लोग। बिल्कुल सही बात है। ये जिम्मेदारी नहीं है ना, इसके अंदर जिम्मेदारी की भावना नहीं है। हमारे जो राज्य कर्मचारी हैं, चाहे पुलिस हो, इनमें क्या हुआ है, पहले पुलिस राजनीतिक परिदृश्य से मजबूत थी, राजनीतिक लोग इनमें हस्तक्षेप नहीं करते थे। अब क्या हो गया, जब राजनीतिक रूप से पोस्टिंग होती है, जब राजनीतिक तौर पर पदस्थापन होता है, तो जो व्यक्ति काम नहीं कर पा रहा है, जो वो तो लगा हुआ है, ठीक है, और नकारा आदमी काम करने में लगा हुआ है, तो उसको वो नकारात्मकता अंदर चली जाती है। ठीक है। इसी प्रकार से जब राज्य सरकार मजबूत नहीं होती, हाँ। तो एमएलए, एमपी और राज्य में नकारात्मक सोच पैदा हो जाती है। ठीक है, तो मैं अब अमित गोयल जी आपके पास आ रहा हूं। बहुत दिनों बाद सक्रिय डिबेट में आपको देख रहा हूं, और बात यह है कि सवाल तो मेरा आपका भी टेस्ट कड़वा करेगा। राजस्थान में 10 सालों में 29 से ज्यादा बार, है ना? इसके अलावा जहां जहां आप डबल इंजन की बात करते हैं, वहां पे भी कई कई बार। तो कहने का मतलब यह है कि इस समस्या का समाधान तो आपके पास भी नहीं है, लेकिन विपक्ष में है तो धर्म निभाना है और जम जम कर चिल्लाना है। देखिए स्वप्निल भाई, निश्चित रूप से पेपर लीक होना तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, और ऐसा कोई दावा नहीं कर सकता है कि साहब ये पेपर कांग्रेस में लीक हुए हैं। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि सरकार के संरक्षण में और सरकार की मिलीभगत से पेपर लीक हो रहे हैं, और खुद मुख्यमंत्री ये क्लीन चिट दे रहे हैं। मेरी बात पूरी सुनिए, मुख्यमंत्री ये क्लीन चिट दे देते हैं बार बार कि इस पेपर लीक के अंदर किसी भी अधिकारी का कोई हाथ नहीं है और किसी राजनेता का कोई हाथ नहीं है। आप ये बताइए, जो पेपर बंद तिजोरी में रहते हैं, ऐसा कौन सा पंजा है उसके बाद, उस पंजे के बाद ऐसी कौन सी शक्ति है कि वो तिजोरी भी नहीं खुलती और पेपर भी बाहर आ जाता है? ये कौन सी क्या कह रहे हैं कि कांग्रेस और आप मुझे बता दीजिए, वहां जाकर स्ट्रांग रूम खोल रहे, आप ये कह रहे हैं? देखिए, मेरी बात सुनिए, मैंने क्या कहा? मैंने कहा मुख्यमंत्री ने अपने अधिकारियों को क्लीन चिट दे दी और नेताओं को क्लीन चिट दे दी। ठीक है। जबकि सरकार के ही उप मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री सरकार छोटी मछलियों को पकड़ रही है, बड़े मगरमच्छों को छोड़ रही है। ठीक है। वो ये भी कह रहे हैं कि सरकार दलालों को पकड़ रही है, सरगनाओं को छोड़ रही है। सरकार के ही एक मंत्री, जो राजस्थान सरकार में अशोक गहलोत जी के मंत्री हैं, वो कह रहे हैं कि सरकार की मिलीभगत से और सरकार के पेपर लीक हो रहे हैं। एक सवाल, चिंताजनक बात तो यह है, एक नेता है किरोड़ीलाल मीणा, वो ढेर सारे सबूत लेकर घूमते हैं, और आपके और भी कई सारे चेहरे हैं जो ढेर सारे सबूत लेकर घूमते हैं। अगर उन सबूतों पर आपको इतना भरोसा है, तो फिर आप बेरोजगारों की उम्मीदों पर कुठाराघात क्यों कर रहे हैं? जाइए सुप्रीम कोर्ट पकड़वा दीजिए सबको। देखिए, मेरी बात सुनिए, सुप्रीम कोर्ट कोई भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी चलाएगी या कोई भी हाई कोर्ट चलाएगी, इन्वेस्टिगेशन कौन करेगा?
सरकार किस लिए है राजस्थान के अंदर? लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव में जीत सरकार बनी है ना। ठीक है, सरकार के सामने मुद्दे क्यों नहीं उठाए जाएंगे? और एक बात आप मुझे बताइए, एक मिनट स्वप्निल भाई, ये वो सरकार है जिसके मुख्यमंत्री उस सरकार के प्रदेश अध्यक्ष और तत्कालीन शिक्षा मंत्री का एक कार्यक्रम था, शिक्षकों का सम्मान समारोह था। मुख्यमंत्री जी ने तत्कालीन शिक्षा मंत्री और प्रदेश अध्यक्ष के सामने शिक्षकों से पूछा, भाई आपको तबादलों में कोई पैसे वैसे तो नहीं लगते ना? और शिक्षकों ने बड़े पुरजोर तरीके से कहा, हाँ साहब हमको तबादलों में पैसे देने पड़ते हैं। जिस सरकार के मुख्यमंत्री के सामने शिक्षकों ने बिल्कुल मजबूती से बात कही, शिक्षा मंत्री के सामने कही कि हमको तबादलों के लिए पैसे देने पड़ते हैं, इस सरकार का क्या असर है बताइए? क्योंकि हमारे यहाँ एक जो स्पेशल सीजन चलता है ना, ये तबादले का सीजन, वो सबको बहुत लुभाता है अलग अलग कारणों से। तो खैर अभी मैं परीक्षाओं पर ही रुकता हूं, तबादलों पर बाद में बात होगी। राजकुमार जी आपके पास आ रहा हूं। राजकुमार जी मुझे ये बताइए, आपने बता दिया या आपकी सरकार के सबसे प्रमुख चेहरे ने बता दिया कि कौन कौन दोषी नहीं है। हम आपसे पूछ रहे हैं कौन कौन दोषी है, वो लिस्ट कम होगी सर। क्या कोई दोषी सिस्टम में से नहीं है? कोई घर का भेदी नहीं है? देखिए आदरणीय, चाहे घर का भेदी हो और चाहे बाहर का भेदी हो, अशोक गहलोत जी माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में अपराधी कोई भी छोड़ा नहीं जाएगा। ठीक है, अपराधी चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। और लगातार हम जितने भी पेपर लीक हुए हैं, तमाम तरह के छोटे बड़े अपराधियों को पकड़ पकड़ के सीखचों के पीछे डाल रहे हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात और बताना चाहता हूं कि जितनी पावर हमने एसओजी को और एसीबी को राजस्थान में दे रखी है, इतनी पावर राजस्थान के अलावा हिंदुस्तान में कहीं नहीं है। हमने पूरी की पूरी पुलिस को पावर दे रखी है, अपराधी को पकड़ो, सलाखों के पीछे डालो। एक बात सुनिए, मैं आपकी सक्षम टीम की एक खासियत बताता हूं। वो तो भूपेंद्र सारंग पकड़ा गया तो एक सरकारी टीचर का नाम आया है, वो नहीं पकड़ा जाता तो आपकी कौन सी जांच एजेंसी ने अब तक की जांच में कड़ियां जोड़कर उसे पकड़ लिया? कहां है वो टीचर? जी आप रोजाना देखते हैं एसीबी धड़ाधड़ कार्रवाइयां कर रही है। रोजाना एक आधा केस अखबारों में आता है, आपके चैनलों पे आता है। किसी भी अपराधी को मैं फिर कह रहा हूं, चाहे वो खनन माफिया हो, बलात्कार हो, एसीबी ने कितने लोगों को पकड़ा, कौन कौन नौकरी पर नहीं लौट कर आया, इस पेच में न जाए तो सिस्टम वैसे भी सड़ा हुआ है। राजकुमार जी आप भी जानते हैं, मैं आपसे सिर्फ ये पूछ रहा हूं कि क्या आपको लगता है सिस्टम में कोई भेदी नहीं है? और अगर है तो वो क्यों नहीं सामने आ रहा, वो क्यों नहीं पकड़ में आ रहा? बहुत सिंपल सा सवाल है। देखिए जांच एजेंसियां जांच कर रही है, एसओजी जांच कर रही है, लोकल पुलिस जांच कर रही है। अगर कोई भी भेदी कहीं का भी होगा, पकड़ा तो जाएगा तो दीजिए ना उन्हें, मुताबिक उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। टाइम फ्रेम दीजिए ना उन्हें। देखिए अपराध, ये जो पेपर लीक का जो सरगना वाला पे ये जो मामला है, ये पूरे हिंदुस्तान में अपना बहुत बड़ा जाल बिछा चुका है। राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जो स्वयं गृह मंत्री भी है, उनकी भी बारंबार चिंता है। वो भी चाहते हैं बेरोजगारों के साथ इस तरह का कुठाराघात नहीं हो, अन्याय नहीं हो। वो गार्जियन के रूप में राजस्थान की सेवा करना चाहते हैं और वो चाहते हैं मेरे राज्य के अंदर अपराधी बचना नहीं चाहिए। किसी की भी सरकार रहे, पेपर बाहर आते रहेंगे। देश भर में कई लाखों पद खाली हैं और जिस सिस्टम और जिस हिसाब से हम बढ़ रहे हैं ना, वो पद खाली रह जाएंगे। मिथिलेश जी गलत कह रहा हूं क्या मैं? भाई भरना भी है कि नहीं उन पदों को? आप ही की योजनाओं को जमीन तक वो पद पर बैठकर लोग ले जाएंगे। 57 में से 57 अभियुक्त इन्होंने पकड़े, 44 की जमानत हो गई। हाँ, तो वो बेरोजगार क्या कहे, तो उनकी तो जमानत हो रही है। तो इंपॉर्टेंट चीज ये कि आपने जारोली को पहले तो बर्खास्त किया कि आपने रीट का पेपर आउट किया, फिर एसओजी ने क्लीन चिट दे दी। तो बेरोजगार किस पर यकीन करे? सरकार पे। अगर उसको क्लीन चिट दे दी तो वापस चेयरमैन बनाते, वापस रीट का काम उसी राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से कराते। आपने क्यों सीएचओ का पेपर आउट करने वाले कर्मचारी चयन बोर्ड से करा रहे हैं आप पेपर? जो बोर्ड तो लाखों बच्चों का एग्जाम कराता है, उसको तो एक्सपीरियंस है। हर साल राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में 10th और 12th में लाखों लोग बैठते हैं, हर साल वो एग्जाम कराते हैं, उनको बड़ा एक्सपीरियंस है। मैं इतने कानूनों की बात होती है मिथिलेश जी, मुझे ये बताइए कि क्या एक मेरिट वाला कानून नहीं होना चाहिए कि नौकरी के दौरान अगर आप मेरिट नहीं दिखा पाए तो भाई टाटा प्लीज, हमें आपकी जरूरत नहीं है? देखिए बिल्कुल काम के प्रति उनकी जिम्मेदारी होनी चाहिए और एक बार नौकरी लगने के बाद, सरकारी नौकरी में एक बार लग गया तो रिटायरमेंट के बाद ही हटेगा। ये एक प्रथा बन गई है जिसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। दूसरा, जो भी चयन बोर्ड है, चाहे आरपीएससी है, चाहे कर्मचारी चयन बोर्ड है, चाहे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है, जो नोडल एजेंसीज हैं, उनमें जो चयन, संयम लोढ़ा ने विधानसभा में क्या कहा कि आरपीएससी में ऐसे सदस्य बना दिए गए हैं जो अपनी जेब से सब्जी नहीं खरीदते। जो जेब से सब्जी नहीं खरीदते वो युवाओं का भाग्य तय कर रहे हैं, तो वो ईमानदारी से करेंगे। और जो शिक्षक तबादले में पैसे देते हैं तो वो तो पेपर आउट करेंगे या पेपर सोल्व कराएंगे। तो ये तो पूरे सिस्टम में खामियाजा है ना, उसको व्यवहार में आ गया, वो सबसे इंपॉर्टेंट आ गया मिथिलेश जी। आप देखिए आपने दबाया है।
मैं एक बार फिर अमित गोयल जी आपके पास आ रहा हूं। अमित गोयल जी, मैं आपसे एक बात कह रहा हूं, पुलिस वालों को आपने प्रभावी बना रखा है कि देश भर का गिरोह अलग होगा, राजस्थान का गिरोह अलग होगा, और देश भर के सिस्टम में बैठे लोग पाक साफ होंगे, लेकिन राजस्थान के सिस्टम के लोग नकारा होंगे। हम इसे संगठित क्यों नहीं देख रहे? स्वप्निल भाई, एक बात बताइए, इतने पेपर लीक हो गए, 57 आदमी बताया मिथिलेश जी ने गिरफ्तार कर रही है, 44 की जमानत हो गई, कौन सा आदमी बाहर का निकला? पहली बात। दूसरी बात बताइए मेरे को, एक तरफ सरकार क्लीन चिट दे देती है, कोई भी अधिकारी, कोई भी राजनेता इसमें लिप्त नहीं है, फिर आप जारोली को बर्खास्त कर देते हो, चार प्रिंसिपलों को भी आप बर्खास्त करते हो, क्यों? सरकारी कर्मचारी नहीं है, शिक्षकों को भी बर्खास्त करते हो, और फिर एक तरफ क्लीन चिट देते हो। तो मेरा मतलब कहने का यह है कि राजस्थान सरकार की मंशा नहीं है, क्योंकि राजीव गांधी स्टडी सर्किल के लोगों के नाम बाकायदा रीट पेपर लीक में आए थे, सरकार ने उसको दबाया, और लगातार सीएमओ तक इसकी जांच आज जा रही है। तो मुख्यमंत्री से बार बार जब ये मांग की जाती है कि भाई इतने पेपर लीक हो गए हैं, और आपने भी बात सही कही, मैं कह रहा हूं, हम तो बाकायदा लगातार सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, सीबीआई जांच की मांग होनी चाहिए, हर जगह सीबीआई जांच करवा लो, सरकार उससे बच रही है, चाहिए, लेकिन सीबीआई क्या करती है? लेकिन सरकार 5-6 साल फाइल लेकर बैठी रहती है। मैं कह रहा हूं सरकार उससे बचना चाह रही है। अगर मान लीजिए कोई देशव्यापी होगा, सीबीआई जांच में आ जाएगा, लेकिन मेरा मतलब सिर्फ कहने का यह है कि सरकार की मंशा ही इन अपराधियों को पकड़ने की नहीं है। सरकार के मंत्री राजेंद्र गुड़ा ने तो बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में करके आरोप लगाया कि सरकार के संरक्षण में और सरकार की मिलीभगत से ये सारे काम हो रहे हैं, और उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट लगातार कह रहे हैं। एक और आप देखिए कितनी सक्षम टीमें हैं। बड़ी अजीब सी बात है। योगेंद्र जोशी जी, आपके पास आ रहा हूं। आपका एक, आप जिसे मास्टरमाइंड मानते हैं, वो गुजरात, नेपाल, राजस्थान, कर्नाटका फ्लाइट से उड़ रहा है, मतलब एयरपोर्ट पे जा रहा है, और फिर उन राज्यों में रह रहा है। भाई क्या कॉम्पिटेंसी है? मतलब एयरपोर्ट पर तक अगर आप उसे ट्रेस नहीं कर पाए हैं, तो ये तो आपकी कॉम्पिटेंसी है, आपकी जांच एजेंसियों की। उस पर आप चाहते हैं कि हम भरोसा करें और देखें कब तक वो जांच करते रहेंगे। स्वप्निल जी, यही तो मैं कह रहा हूं आपसे कि इस व्यक्ति को कल पकड़ा और पुलिस की कस्टडी में है, और ये बाहर आ गया कि एक टीचर ने इतने लाख रुपए में बेच दिया। अब आप बताइए, आपकी कॉम्पिटेंसी देखिए इन मतलब जांच एजेंसी की, कि उनके पास गोपनीयता रखने को कुछ नहीं है। जो इसने बोला या मार्केट में आ गया। और हमारे जो जांच एजेंसी के हेड हैं, वो ये कह रहे हैं कि मैंने जो आयोग है उससे ये पूछा है कि आपके यहां पेपर कैसे सेट होता है, उसका प्रोसीजर बताओ। और यही जांच एजेंसी हफ्ते पहले तक कई पेपर आउट की जांच कर रही है। हमारी एजेंसियों को यह पता नहीं कि पेपर कैसे छपता है, बाजार में कैसे आता है, और कहां पर कैसे भेजा जाता है। तो मैं ये कह रहा हूं आपको कि जो ये कमजोरी हमारे यहाँ है, इस कमजोरी को हमारे राजनेताओं को दूर करना चाहिए। और ऐसे बड़े अधिकारी इस तरह की अगर कोई बात करते हैं, ठीक है, तो उनको इस प्रकार की बात करने से मना करना चाहिए। राजकुमार जी, आप मुझे एक बात बताइए, भाई चेहरे तो वही है, या तो जो कुर्सियों पर बैठे हैं या फील्ड पर घूम रहे हैं, चेहरे तो वही हैं जो बीजेपी शासन में रहे और या आपके शासन में है, उनमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। ठीक है, यह अलग बात है कि कभी किसी को ऊपर आपने बिठा दिया, कभी किसी को ऊपर उनने बिठा दिया। अब मैं आपसे यह कह रहा हूं, आपकी इतनी कॉम्पिटेंट एजेंसियां जब वो खुद कह रही थी कि भूपेंद्र सारण कहीं पे भी हो सकता है, तो एयरपोर्ट को बताना भूल गई कि भाई इस टाइप का आदमी या इस चेहरे वाला आए तो पकड़ लेना है। आपकी यही कॉम्पिटेंट एजेंसियां उस वक्त आंखें मूंद कर बैठी रह गई जिस वक्त भूपेंद्र सारण राजस्थान में आकर चला गया। मतलब जब वो बगल का छोरा था ना, आप शहर भर में ढिंडोरा पीट रहे थे। तो क्या ऐसे सिस्टम को सवालों के घेरे में लाना इतना गलत है कि आप हमें इस बात का दिलासा दें कि भाई वो तो जांच करेंगे, आप इंतजार करो? देखिए, पेपर लीक होना एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। राजस्थान के मुख्यमंत्री और हम सब लोग भी बहुत दुखी हैं, चिंतित हैं, क्योंकि युवाओं के साथ बहुत बड़ा धोखा हो रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि चाहे वो ढाका हो और चाहे वो कोई और हो, छोटा हो बड़ा हो, किसी को भी बख्शेगी नहीं। जहां तक आप कह रहे हैं पुलिस, मैं कह रहा हूं एसओजी बहुत नीचाई तक जाएगी, एंड के व्यक्ति तक जाएगी और किसी को भी छोड़ेगी नहीं। पहले भी हमने पकड़ा है, सलाखों में भेजा है, चाहे वो बाबू हो, चाहे वो टीचर हो। अगर भूपेंद्र सारण 4 बार राजस्थान आके जा सकता है तो कोई भी नजरों के सामने आके बचकर निकल सकता है। हम भरोसा कैसे करें? मेरा सवाल तो आपसे ये है ना।
मैं कह रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से राजस्थान की जनता को विश्वास दिलाता हूं। राजस्थान की जनताओं को, बेरोजगारों को, नौजवानों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। एसओजी, एसीबी राजस्थान की पूरे एक्शन में है और अपराधी को छोड़ेगी नहीं और एंड तक जाएंगे। एंड तक जाकर के युवाओं को न्याय दिलाएंगे। मिथिलेश जी मैं आप ही के पास आ रहा हूं। मिथिलेश जी मैं आप ही के पास आ रहा हूं। अमित जी 20 सेकंड में अपनी बात जल्द से जल्द खत्म कह रहा हूं। स्वप्निल जी, राजकुमार जी ये कह रहे हैं, मैं एक बात कहना चाह रहा हूं। राजकुमार जी जिस एसओजी की बात की जा रही है, मिथिलेश जी बस 20 सेकंड देते मुझे, मैं आप ही के पास आ रहा हूं। जो सरगना है, जिस जो इन सब एसओजी की चीजों बात को की जा मैनेज रही कर रहा है ऊपर बैठ के सरकार के संरक्षण में, उनको पकड़िए आप लोग। देखिए ठीक है, दूसरी बात ये है उस एसओजी सरकार को मतलब नहीं है। सबने पढ़ लिया अमित भाई, ये बात जगह नहीं होगी, ये मेरा वादा है। मिथिलेश जी मैं आपके पास आ रहा हूं। बेरोजगारी में नंबर 1, पेपर लिया नंबर 1, महिला अपराध में नंबर 1। बताइए, नो डाउट भूपेंद्र सारण को पकड़ के बहुत बड़ा काम हुआ, लेकिन जिस तरह से वो 2 महीने से ज्यादा आपको चकमा देता रहा, क्या वो मखौल नहीं उड़ा रहा है? मनोज कहानियों में जो कहानियां छपती थी ना, वैसे एसओजी ने कहानी बनाई कि घी ले जा रहे थे हवन के लिए, जनता को इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए, जबकि सच्चाई है कि वही एसओजी है जिसमें दिव्या मित्तल जैसी अफसर पकड़ी गई है, एसपी, जो 2-2 करोड़ की रिश्वत मांगती है, पोस्टिंग उदयपुर में होती है और जांच जयपुर की करती है। उस एसओजी पे राजस्थान के 16 लाख बेरोजगार कैसे यकीन कर लेंगे कि वह दूध का दूध पानी का पानी कर देंगे? और ये ठीक है, फिर चारा क्या है? राठौड़ जी ने, मिथिलेश जी मुझे एक बात बताइए, फिर चारा क्या है? सीबीआई? देखिए चारा यही है कि आप जो भी एजेंसी है, आरपीएससी, इनमें चयन के नियम बनाइए, कौन चेयरमैन बनेगा, कौन से, क्योंकि चेयरमैन को पता होता है कहां पेपर सेट होता है, किसके पास सेट होता है, चेयरमैन के अलावा किसी को पता नहीं होता है। एक पुलिस वाला क्या जानेगा? वो आईओ है, वो केस में जांच कर सकता है, वो परीक्षा प्रणाली को कैसे दुरुस्त कर सकता है? ठीक है, तो आप तो सिस्टम में गड़बड़ी कर रखी है। आप अपने जो जानकार है उनको उपकृत करने का धंधा खोल रखा है, तो खामियाजा राजस्थान का बेरोजगार भुगत रहा है। सड़ा है तो उसे फ्रेश बनाने की जरूरत है, और फ्रेश बनाने के तरीके सियासी क्लास को ही ढूंढने होंगे। वो कैसे ढूंढते हैं, और या फिर संरक्षण का खेल है, कहा नहीं जा सकता। बहरहाल यह भी एक चर्चा का विषय है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल इतना ही। यह था आज का प्राइम डिबेट। नमस्कार।